Hello everyone. The team of legal crews are here with the important concept of Indian Constitution, that is schedules in the Indian Constitution. If you like the video, surely subscribe our YouTube channel and share. Thank you so much. स्केड्यूल होते क्या हैं? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल क्या है, क्या रोल प्ले करते हैं? स्केड्यूल का मीनिंग होता है it is basically a table which contain additional detail not mentioned in the article. स्केड्यूल का मीनिंग होता है कि जैसे हम सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत आर्टिकल्स हैं. ओके अगर हम देखें तो प्रेजेंट नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हो चुके हैं अमेंडमेंट्स एंड ऑल के बाद 448. तो जितनी चीज़ें 448 आर्टिकल्स में कवर अप नहीं हैं या फिर मेंशन्ड नहीं हैं वो सब स्केड्यूल में मेंशन्ड है. स्केड्यूल में मतलब जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सब हमारा स्केड्यूल कवर करता है. तो टोटल नंबर ऑफ़ स्केड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? वो हैं 12. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नया बना था, जब उसको नया एनफोर्स किया गया था 1949 में, तब टोटल नंबर ऑफ़ स्केड्यूल्स थे 8. ओके पर अमेंडमेंट्स एंड ऑल के बाद अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ स्केड्यूल्स हो चुके हैं 12. ओके अब बेसिकली आइडिया कहाँ से आया था कि स्केड्यूल्स होने चाहिए, हमें भी स्केड्यूल्स मिलने चाहिए क्योंकि अदर कंट्रीज़ में भी हैं. तो हम सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक तरीके से फ्रेम्ड कहाँ से हुआ है? वो हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. बेसिकली ब्रिटिशर्स ही प्रोवाइड करा के गए थे पूरा फ्रेमवर्क के होने चाहिए, ये चीज़ें इसमें कवर अप होंगी. तो ये आइडिया वहीं से आया है. चलिए तो हम एक शॉर्ट लुक लेंगे ईच एंड एवरी स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे. ओके तो सबसे पहला स्केड्यूल फर्स्ट बात करता है बेसिकली इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. ओके तो हम सबको पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट हमारी इंडिया में 29 है, यूनियन टेरिटरीज 7 है. तो इन सब के नेम्स ये हमारा स्केड्यूल फर्स्ट कवर करता है. ये एक और बात कवर करता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब क्षेत्रफल कितना होगा किस चीज़ का. तो ये फर्स्ट स्केड्यूल हमारा बात करता है. अब सेकंड स्केड्यूल की बात करते हैं. सेकंड स्केड्यूल बात करता है हमारा द प्रोविज़न्स इन रिलेशन टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, इन सब चीज़ों के बारे में. मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज़ हैं हमारे देश की, जो कि हमारे देश को चला रही हैं, जो कि हमारी कंट्री को चला रही हैं, उन सब के अलाउंसेस वगैरह के, प्रिविलेजेस जितनी भी हैं उन सब की अलाउंसेस वगैरह की, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन सब के बारे में स्केड्यूल सेकंड बात करता है. अब हम आते हैं स्केड्यूल थर्ड पर. स्केड्यूल थर्ड बात करता है ओथ एंड अफर्मेशंस. जितने भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज़ हैं जो कि हमारे देश को चला रही हैं, स्मूथ रनिंग ऑफ कंट्री करवा रही हैं, उनके ओथ एंड अफर्मेशन में कि कैसे वो शपथ लेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, उन सब के बारे में प्रोविज़न्स दिए हैं थर्ड स्केड्यूल में. ओके स्केड्यूल फोर्थ बात करता है इट कंटेन्स द प्रोविज़न्स इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा, कि किस तरीके से सीट्स का एलोकेशन किया जाएगा राज्यसभा में, किस तरीके से मेंबर्स को सीट एलोकेट होगी, किस तरीके से मेंबर्स को सीट दी जाएंगी, उन सब की बात करता है शेड्यूल फोर्थ. स्केड्यूल फिफ्थ पे आते हैं. स्केड्यूल फिफ्थ बात करता है इट कंटेन्स प्रोविज़न्स इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. हम सबको पता है कि SC/ST कम्युनिटी को हम अलग नहीं रख सकते बिकॉज वी ऑल आर इक्वल. तो उनका किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, इन सब की बात करता है हमारा स्केड्यूल फिफ्थ.
ओके इसमें सब चीज़ें दी गई हैं कि कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ओके कैसे उनको कंट्रोल किया जाएगा, इन सब चीज़ के बारे में स्केड्यूल 5 बात करता है। स्केड्यूल 6 पे आते हैं हम। स्केड्यूल 6 बात करता है बेसिकली इट कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। बेसिकली ट्राइबल एरियाज़, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ की ये बात करता है इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। किस तरीके से ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। ओके अब हम आते हैं 7th शेड्यूल पे। 7th शेड्यूल बात करता है, हम सबको पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है 3 लिस्ट, बेसिकली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सारी नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें आ जाती हैं, ओके जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, ओके और स्टेट लिस्ट में क्या कवर होता है? स्टेट लिस्ट में लोकल एंड स्टेट इम्पोर्टेंस की चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स एट्सेट्रा। ओके हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? जिसमें बोथ सेंटर और स्टेट के इम्पोर्टेंस की बात की गई है, जैसे कि एजुकेशन, मैरिज, अडॉप्शन, तो ये सब चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में कवर होती हैं। तो 7th शेड्यूल डील करता है इन तीनों लिस्ट से। ओके अब हम आते हैं 8th शेड्यूल पे। जैसे हम सबको पता है कि इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके तो बेसिकली 8th शेड्यूल हमें प्रोवाइड कराता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कि इंडिया में बोली जाती हैं। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जैसे कि आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोंगरी, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसमें दी गई हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करी गई हैं। ओके अब हम बात करते हैं 9th शेड्यूल की। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, इट डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम। इट ऑल्सो डील्स विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। देखिए ये स्केड्यूल बात करता है लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम की। ओके और ये बेसिकली बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम प्रोटेक्ट कर पाएँ लॉज इंक्लूडेड जितनी भी चीज़ें करप्टेड हो रही हैं ज़मींदारी सिस्टम एंड ऑल से रिलेटेड। ओके लैंड रिफॉर्म्स बननी चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स में हमारी लैंड से रिलेटेड जो कि कितने सारे करप्शन के केसेस आते हैं, तो बेसिकली इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें प्रोविज़न्स बनाए गए हैं हमारे 9th शेड्यूल में। और ये शेड्यूल पहले नहीं था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था एंड फोर्स हुआ था तब सिर्फ 8 शेड्यूल थे। तो 9th शेड्यूल हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया गया, इससे पहले ये नहीं था। ओके अब हम आते हैं 10th शेड्यूल पे। तो 10th शेड्यूल क्या बात करता है? इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। मतलब जितने भी रिजेक्शन की बात की गई है इसमें, डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है इसमें, कि हमारे पार्लियामेंट में से और स्टेट लेजिस्लेशन में से वो लोग हटा दिए जाएंगे जो कि डिस्क्वालिफाइड होंगे। ओके जो कि डिफेक्शन होगा उनमें। बेसिकली इसको हम दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में इसको ऐड किया गया था और इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ओके अब हम बात करेंगे 11th शेड्यूल की। 11th शेड्यूल क्या बात करता है? इट कंटेन्स द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत। ओके इसमें बेसिकली 29 मैटर्स हैं, 29 मैटर्स हैं इसमें। ओके और ये स्केड्यूल कब से आया है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से ये ऐड किया गया है। इसमें सारे पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत दी गई हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 40 में थोड़ा सा हम इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ओके तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
में पंचायत, अगर हम उसका रेफरेंस इसमें ले सकते हैं। ओके, को रिलेट कर रहे हैं चीज़ें, दैट इज़। अब हम आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्केड्यूल पे, दैट इज़ 12th। ओके, 12th स्केड्यूल किस चीज़ की बात करता है? इट डील्स विद द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। इट हैज़ 18 मैटर्स। ओके, ये सारी स्पेसिफिक पावर्स, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ को कवर करता है। जितने भी मैटर्स रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, ये हमारा 12th शेड्यूल कवर करता है। इट हैज़ 18 मैटर्स, ये 18 मैटर्स को कवर करता है, और ये डाला गया है, पहले नहीं था, ये लिया गया है 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से। थैंक यू सो मच।